कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। शेखर रचना की फोटो सोशल मीडिया पर देखकर हैरान रह गया कि ये रचना की फोटोज किसने डाली, किसने किया होगा ये काम। उसने पहचान लिया था कि एक तो इसमें जतिन है और दूसरा वो खुद है। शेखर की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है जिसने रचना को बदनाम करना चाहा। उसने बच्चों से पूछा, ये किसने किया है? तुम लोग रचना को जानते नहीं हो क्या? तुम इसका विरोध क्यों नहीं करते? ऐसे वक्त में तुम्हें रचना के साथ होना चाहिए। मैं शुरुआत करता हूँ। उसने फोटो को डिसलाइक किया और कमेंट में लिख दिया कि किसी की लाइफ को इस तरह खराब न करो। यह रचना का भाई भी हो सकता है और उसका फ्रेंड भी हो सकता है। बाकी सब बच्चों ने रचना के पक्ष में कमेंट किया और पोस्ट को डिसलाइक किया। इनकी देखा देखी कितनी ही बच्चों ने रचना का साथ दिया। सारे कॉलेज में यह बात फैल गई। शेखर ने जतिन को वो फोटो भेजकर कहा, इस पोस्ट को डिलीट करवाओ और ये चेक करो, पता करो कि ये किसने किया है। जितनी जल्दी हो सके पता करके मुझे भेजो। शेखर का दिल कर रहा था कि वो रचना को अपने पास बुलाकर हौसला दे, पर वो उसके लिए और मुसीबत नहीं करना चाहता था। कहीं ये केशव ने तो नहीं किया, वो हमारी शादी की सच्चाई कॉलेज को बताना चाहता हो, पर बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता। नीमा शेखर के पास गई और बताया, सर रचना को प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। शेखर प्रिंसिपल सर के ऑफिस पहुंचा। वहां प्रिंसिपल सर ने रचना से पूछा, ये सब क्या है? तुम तो ऐसी लड़की नहीं हो, फिर ये लोग कौन हैं? सर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, रचना बोली। मैं आई कम इन सर? शेखर ने पूछा। उसने अंदर आते ही कहा, सर मैं बताता हूँ, ये मेरा सेक्रेटरी है और ये मैं हूँ। उस दिन मैं बिजी था तो वो इसे लेने आया था, नहीं तो ये मेरे साथ ही आती है और मेरे साथ जाती है। शेखर ने फोटो में जतिन और अपनी तरफ इशारा करके कहा। लेकिन रचना आपके साथ क्यों आती जाती है? प्रिंसिपल ने शेखर से पूछा। क्यों, हमारी शादी हो गई है, शेखर ने कहा। रचना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे लगता था कि शेखर शायद खुद को शादीशुदा बताने से डरता है। क्या क्या कहा आपने? आपकी इससे शादी हो गई है? कब, कैसे? प्रिंसिपल सर ने हैरानी से पूछा। सर ये अरेंज मैरिज है, हमें भी नहीं पता था। रचना ने मेरे दादाजी की जान बचाई थी तो उन्होंने मेरी शादी इससे करा दी। शेखर ने रचना के कंधे पर हाथ रख कर कहा। शेखर आगे बोला, लेकिन सर रचना अभी कॉलेज में है, इसलिए हमने यहाँ किसी को नहीं बताया। हाँ ये तो अच्छा किया, लेकिन ये किसने किया? फिर कोई क्यों रचना के पीछे पड़ा है? प्रिंसिपल सर ने पूछा। रचना रोने लगी। शेखर ने उसका हाथ पकड़ा और चुप कराया। तुम क्यों रो रही हो? मैं हूं ना। मैंने जतिन को ये पोस्ट डिलीट करवाने को कहा है और ये पता करने को कहा है कि ये किसने किया है। तुम थोड़ा हौसला रखो। आपने देखा उन्होंने क्या क्या बकवास लिखा है? रचना अब तक चुप थी। अब शेखर को देखकर उसका सब्र टूट गया। तुमसे कहा ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी शेखर का फोन बजा। शेखर ने झट से फोन उठाया। हाँ जतिन, कुछ पता चला? जी मैंने पोस्ट डिलीट करवा दी है सर। ये पोस्ट जिस आईडी से हुई है वो इसी कॉलेज के एक लड़के विनोद की है। वो बीए का स्टूडेंट्स है। मैंने उसके खिलाफ साइबर क्राइम में केस कर दिया है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। सर बीए का स्टूडेंट है कोई विनोद, बिना किसी को पता लगे सिक्योरिटी को भेजकर पकड़ लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं करता हूँ, शेखर बोला। प्रिंसिपल सर ने 2 सिक्योरिटी गार्ड को भेजा। विनोद ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस ले आया। विनोद वहां रचना को देखकर समझ गया कि क्या बात है, लेकिन वो अनजान बनता हुआ बोला, सर मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों, तुम्हें नहीं पता तेरी रचना से क्या दुश्मनी है? शेखर ने गुस्से से पूछा। कैसी दुश्मनी? कौन रचना? विनोद बोला। शेखर ने उसे खींचकर चाटा मारा। अब याद आया कि और याद कराऊं? अभी कुछ देर में पुलिस आ जाएगी, फिर तो तू बताएगा, शेखर ने कहा। शेखर का थप्पड़ खाकर विनोद बोला, सर पुलिस को मत बुलाना, मैंने सिर्फ फोटो खींचकर विनय को दी थी, जो किया उसने किया। विनय? रचना बोली। विनय वो जो टॉपर है, प्रिंसिपल सर बोले। शेखर ने पियोन को विनय को लेने भेज दिया और प्रिंसिपल सर से बोला, ये विनय कुछ दिनों से अजीब बातें कर रहा था, पर मुझे पता नहीं था कि वो इस हद तक जाएगा। कुछ देर में पियोन विनय को लेकर आ गया। विनय उन सबको देखकर भागने लगा था, पर पियन ने पकड़कर अंदर धकेल दिया।
विनोद उसे पकड़कर बोला, विनय तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैंने पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना, मैंने कुछ नहीं किया। विनय मुझे बचा लो। मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? रचना क्या हुआ? विनय तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने मुझे रचना की फ़ोटो खींचने को कहा था। सर मैंने जो किया इसके कहने पर किया, विनोद बोला। तुम कौन हो? मैं इसे नहीं जानता। ये क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता। रचना तुम तो मुझे जानती हो, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, विनय बोला। मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग मुझ पर विश्वास करो। विनय तू ऐसा क्यों कर रहा है? 2 दिन पहले हम म्यूजिक रूम के बाहर कॉरिडोर में बात कर रहे थे। सर आप किसी से भी पूछ लीजिए। तभी शेखर ने फ़ोन करके 2 दिन पहले की म्यूजिक रूम के कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली थी। उसने फ़ोन खोल कर देखा, उसमें साफ साफ दिख रहा था। विनय ने वो फ़ोटो सेंड की। शेखर ने विनय को थप्पड़ मारा और कहा, विनय मैं तो क्या कोई भी तुम्हारी बात को सच मान लेता, पर ये देख ये रहा सबूत। तूने ऐसा क्यों किया? तू चाहता क्या था? उसने विनय से पूछा। सॉरी सर मुझसे गलती हो गई। मैं रचना को पसंद करता था, पर ये पैसे की दीवानी निकली। मैंने इसे कार में स्कूल आते देखा है, इसलिए मैंने विनोद को सबूत लाने को कहा था। मैंने जब फोटो देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि सबको इसकी सच्चाई बतानी होगी, इसलिए मैंने ये फ़ोटो लीक की। विनय ने सारा सच बता दिया। तुमने तो कर दिया, पर तुमने सोचा है कि इस पर क्या बीतेगी? लोग इसके बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? शेखर बोला। प्रिंसिपल सर ने कहा, फ़ोन करो, तुम दोनों अपने अपने पापा को बुलाओ, उन्हें भी तो पता चले कि तुम लोग क्या करते हो। मैं तुम्हें पुलिस को अरेस्ट कराता हूँ। सर मुझे माफ़ कर दो, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने इसकी बात मानी। मुझे इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। सॉरी सर मुझे माफ़ कर दो, पुलिस को मत बुलाना, आप मुझे जो कहेंगे वो मैं करूँगा, विनोद बोला। कुछ देर में दोनों के पापा आ गए। उन्होंने आते ही चारों तरफ देखा। विनय के पापा ने प्रिंसिपल सर से पूछा, सर क्या बात है? इसने क्या किया? अब तक की पढ़ाई में कभी इसकी कोई शिकायत नहीं आई, आज इसने क्या कर दिया? हम खुद हैरान हैं। इसने इस लड़की को बदनाम किया है, इसने अपने दोस्त से इसका पीछा कराया और ये काम किया। मैं भी इसे बहुत अच्छा बच्चा मानता था, पर ये क्या जाने कब ऐसा हो गया। हमने पुलिस को बुला लिया है, अब वो ही फैसला करेंगी, शेखर ने कहा। नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बच्चे हैं, इन्हें माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, एक मौका दे दो बच्चों को, विनोद के पापा बोले। प्रिंसिपल सर ने शेखर की तरफ देखा, फिर बोले, देखिए ऐसा करते हैं, हम ये फैसला रचना पर छोड़ते हैं, ये क्या कहती है? पुलिस भी आ गई। आते ही पुलिस अफसर शेखर के पास गए और उनसे हाथ मिलाया। फिर उनसे पुलिस ने सारा केस सुन लिया। फिर पुलिस अफसर बोला, अभी इनकी उम्र ही क्या है, हम इन्हें जेल में डाल दें तो 4-5 साल के लिए अंदर हो जाएंगे, करियर खराब होगा सो अलग। चलो हम भी प्रिंसिपल सर की बात मान कर देखते हैं, देखें अब ये लड़की क्या कहती है। बताओ बेटा तुम्हारा क्या फैसला है? मैं जानती हूँ कि यहाँ तक आकर करियर खराब होने का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। मैं इनके माँ बाप की कद्र करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि इन्हें पुलिस में दें या इनका करियर खराब हो, इसलिए मैं इनके किए को माफ़ करती हूँ। सर आप देखिए, आपको जो करना है, रचना बोली। इसे कहते हैं इंसानियत। तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया और इसने फिर भी तुम्हें माफ़ कर दिया। तुमने जिसके साथ इसकी फ़ोटो दिखाई है उसमें एक मेरा असिस्टेंट है, उसे ये अपना भाई मानती है, और दूसरा मैं हूँ। हमारे आपस में फैमिली रिलेशन है, इसलिए कभी कभी मैं इसे कॉलेज ले आता हूँ या छोड़ देता हूँ। उस दिन मेरा असिस्टेंट साथ था तो तुमने उसकी फ़ोटो खींच दी, शर्मानी चाहिए तुम्हें, शेखर बोला। विनय सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, आई एम सॉरी रचना, अगर मुझे पता होता कि तुम सर को जानती हो और वो सर थे जिनके साथ तू आती जाती है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। सच ये है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुम्हारा इस तरह करना अच्छा नहीं लगा तो मैंने ये कर दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। तुमने जो किया है उसके लिए हम तुम्हें कॉलेज से निकाल सकते हैं, तुम सिर्फ रचना के कारण बच गए हो। तुम अब बच्चे नहीं हो जो इस तरह की हरकत की है, ये गलत है। किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल देना बहुत बड़ा अपराध है, इसके लिए तुम्हें 5 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। सुन लो, कभी दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर मत देखना। यहाँ पढ़ने आते हो, पढ़ाई करो, और तुम ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। तुम इसके लिए अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, पुलिस अफसर बोला। सॉरी सर, विनोद बोला।
पुलिस अफसर शेखर के पास गया और दोनों बाहर चल दिए। बाहर आकर वो बोला, शेखर तू यहाँ क्या कर रहा है? यार ये प्रिंसिपल सर बार बार कह रहे थे कि बच्चों को पढ़ा दो, 2 महीने के लिए पढ़ाने आया था, बस कुछ दिन रह गए हैं। शेखर बोला, एक बात कहूँ, वो लड़की अच्छी है, मेरी बात करा दे। उसने मजाक किया। कमीने तू नहीं सुधरेगा, अभी तक कॉलेज की आदतें गई नहीं। शेखर बोला, जनाब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने तेरी नज़रें देखी है, जिस तरह से तू उसे देख रहा था ना, लग रहा था कुछ है। क्या चक्कर है? उसने उसे आंख मारते हुए पूछा। चक्कर नहीं है यार, वो मेरी बीवी है। शेखर ढीला सा बोला। क्या? कब? कैसे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? शादी में हम भी नाच गा लेते, पर दोस्तों को ही छोड़ दिया। सॉरी यार अर्णव, असल में दादाजी की पसंद से जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। मैंने किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ हर्ष आया था, वो भी दादाजी ने बुलाया था। शेखर बोला, अच्छा जी, चलो माफ़ किया, अब तो मिला दो भाभी जी से। अब समझ आया कि तू इस केस में इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। कहो तो अंदर कर दो साले को, अर्णव ने बोला। नहीं, जो रचना ने कह दिया बस ठीक है। अच्छा रुक, मैं उसे लेकर आता हूँ, शेखर बोला। अंदर सब सोच रहे थे कि पता नहीं पुलिस अफसर सर से क्या बातें कर रहे होंगे। इतने में शेखर अंदर आया और रचना को बोला, रचना वो तुमसे बात करना चाहते हैं। रचना उसके साथ बाहर आ गई। बाहर आई तो शेखर बोला, रचना ये मेरा फ्रेंड है अर्णव, इसे मैंने अभी अभी अपनी शादी के बारे में बताया है। नमस्ते जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे विनय से ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी, आपसे ऐसे माहौल में मुलाकात हुई। कभी घर आइएगा, रचना ने हाथ जोड़कर कहा। हाँ जी, ज़रूर आऊँगा। अगर फिर कोई परेशान करे तो मुझे बता देना। ये लीजिए मेरा नंबर। वो नंबर देकर चला गया। शेखर ने रचना की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक तो हो? देखो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम घर जाना चाहोगी? नहीं, अगर अब जाऊंगी तो लोग समझेंगे कि यही गलत होगी, उसने नम आँखों से कहा। दोनों अंदर आ गए। शेखर ने कहा, सर मैंने उन्हें भेज दिया है, आप जो फैसला करो वही मंजूर है। प्रिंसिपल सर बोले, देखो तुम दोनों ने जो किया बहुत गलत है। इस बार रचना मानते हुए तुम्हें एक चांस दे रही है, इसके बाद तुम्हारे बारे में कोई शिकायत आई तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। विनय और विनोद ने एक बार फिर सबसे माफ़ी मांगी और चले गए। रचना ने शेखर की तरफ देखा, फिर चली गई। वो क्लास में आ गई। उसने नीमा को सारी बात बता दी। नीमा बोली, क्या विनय, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? कमीने का मुंह तोड़ दूंगी, समझता क्या है खुद को? तूने उसे माफ़ कैसे कर दिया? मैं तो उसे छोड़ती नहीं। बस अब चुप कर, रात गई बात गई। शेखर जी ने कहा है कि अब बस बात को कोई नहीं उठाएगा। रचना बोली, क्या हुआ? सर ने तुझे क्यों बुलाया था? इसने कुछ कहा क्या? विनय के दोस्त अरुण ने उससे पूछा। विनय रो दिया। अरुण को लगता था कि विनय बहुत ही शरीफ है और रचना ने उसे गलत फंसाया है। विनय को रोते देखकर उसे रचना पर गुस्सा आया। वो बोला, तू यूं ही इसके प्यार के चक्कर में फंस गया। फिर जानबूझकर वो रचना को सुनाने के लिए जोर से बोला, ये तो है ही ऐसी, मैंने इसे खुद शेखर सर के साथ कितनी बार देखा है, इसने प्रिंसिपल को भी पटा लिया होगा। उसकी बात सुनकर नीमा जवाब देने ही वाली थी कि तभी थप्पड़ की आवाज़ आई और सब उस तरफ देखने लगे। शेखर ने अरुण को जोर से थप्पड़ मारा था। शेखर रचना के पास आया और उसकी तरफ देखकर बोला, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सारे, रचना मेरी पत्नी है। अब कोई इसके बारे में गलत बात नहीं करेगा, वरना अपने नुकसान का वो खुद जिम्मेदार होगा। सब हैरान होकर रचना की तरफ देखने लगे। रचना रो रही थी और शेखर की तरफ देख रही थी। शेखर ने उसे कंधों से पकड़कर उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र बाहर निकाला और बोला, अगर अब भी तुम लोगों को यकीन न हो तो ये देखो, अब रचना को दोबारा कोई कुछ नहीं बोलेगा। रचना ने बैठे बैठे शेखर की कमर में बाहें डालकर उसे कसकर पकड़ लिया। शेखर ने उसके सर पर हाथ फेरकर उसे शांत कराया। विनय को लगा कि उसकी तो दुनिया ही हिल गई। ये क्या हो गया? इन्होंने पहले बता दिया होता तो मैं ये सब क्यों करता? रचना, तुम इशारा ही कर देती। वो पहले ही रो रहा था, उसे और रोना आ गया। विनय रचना का मंगलसूत्र देखकर बिल्कुल टूट ही गया। वो बोला, सर अगर ये बात आप लोग पहले बता देते तो मैं ये सब न करता। मैंने यूं ही रचना पर शक किया, उसके साथ इतना बुरा किया, मेरे कारण उसे इतना बुरा भला सुनना पड़ा। रचना, मुझे माफ़ कर दो, पर गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें अपनी शादी के बारे में बताना चाहिए था। तुम होते कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे बाप हो, क्यों मैं तुम्हें बताती? मेरी लाइफ मेरे माँ बाप की देन है, उन्हें पता है। मुझे तुझ जैसे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।
मैं सुबह से बर्दाश्त कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू कसूरवार नहीं है। मैं ही क्या, कोई भी लड़की हो, अगर वो सच में गलत भी है तो भी ये लोग कौन होते हैं बकवास करने वाले। वो उसे खाने को नहीं देते, वो उसकी परवरिश नहीं करते, फिर क्यों उसके बारे में बोलते हैं? क्या हक है किसी को बोलने का? तुम विनय, मैं तुम्हारी इज्जत करती थी कि तुम इंटेलिजेंट लड़के हो, मेरी ही तरह मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन तुम्हें अब भी इसमें हमारी गलती नज़र आ रही है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। और अरुण, तुम्हें रिस्पेक्ट का मतलब भी पता है? तूने मुझे शेखर जी के साथ देखा भी था तो किस तरह देखा था? क्या हम कुछ गलत कर रहे थे? हमने कभी कॉलेज में हाथ तक नहीं पकड़ा, तो क्या टेबल के आमने सामने खड़े रहकर बात करना भी गलत है? यहाँ ये मेरे टीचर हैं और मैं इनकी शिष्या हूँ, और मैं इस रिश्ते को इज्जत करती हूँ। कोई भी एक खड़ा होकर कह दे कि इन्होंने हमें गलत ढंग से खड़े या बैठे हुए देखा है। तुमने बिना विनय की बात सुने मुझे इतना कुछ सुना दिया। प्रिंसिपल सर जैसे बुजुर्ग इंसान तक को गाली दे डाली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सब सुन लो, विनय ने ही मेरी फोटोज वायरल की है, पर मैंने और शेखर सर ने इसे माफ़ कर दिया ताकि इसका करियर खराब न हो। अब ये हम पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमें इसे अपनी शादी के बारे में बताना चाहिए था। क्यों? हमारी मर्जी, हम बताएं या न बताएं। रचना ने सारा गुस्सा एकदम से उड़ेल कर रख दिया। सब चुप हो गए। शेखर ने अब भी उसका हाथ पकड़ रखा था। नीमा ने उसे पानी की बोतल पकड़ाई। रचना ने पानी लेकर पी लिया। विनय के साथ साथ बाकी लड़कों की भी बोलती बंद हो गई। मीरा और रमा जैसी लड़कियों का भी मुंह खुला का खुला रह गया। एक तो विनय की करतूत, उस पर शेखर रचना की शादी, झटके पर झटका मिला था उन्हें। सच यही है, तुम लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके किसी को बदनाम कर देते हो, अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। इंसान को इज्जत बनाने में कितना वक्त लगता है, और तुम जैसे मानसिकता वाले लोग एक सेकंड में सब मिट्टी में मिला देते हो। कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो, शेखर ने अरुण की तरफ इशारा करते हुए कहा। शेखर ने रचना से कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है? नहीं, मैंने अभी पढ़ना है, आप जाइए, रचना बोली। मैं शाम को लेने आ जाऊँगा। शेखर ने चलते हुए नीमा को इशारा करके रचना का ध्यान रखने को कहा। वो जाते जाते दरवाजे पर रुक कर बोला, अब अगर तुम लोगों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो तुम अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे, कहकर वो चला गया। सब शांत हो गए। लड़कियां धीरे धीरे रचना के पास आने लगी और उसे सॉरी और शादी के लिए बधाई देने लगी। मीरा और रमा भी मन मारकर उसके पास आईं और बधाई दी। धीरे धीरे क्लास का माहौल शांत हो गया। रचना का सर दर्द से फट रहा था। शाम को छुट्टी होने पर वो बाहर आई। शेखर अंदर आ रहा था। उसने रचना का बैग लिया और कार की तरफ चल दिया। रचना भी उसके पीछे पीछे चल दी। आज उसे किसी का डर नहीं था। वो अपने पति के साथ जा रही थी, क्यों डरे किसी से? वो कार में बैठी तो शेखर ने उसका चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ? बाद में तो कोई कुछ नहीं बोला। नहीं, रचना बोली। फिर खुश क्यों नहीं हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रचना ने कहा। शेखर एकदम से उसके पास आया और उसका सिर दबाने लगा। तब रचना ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, घर चलिए, दवा ले लूँगी, सब ठीक हो जाएगा। शेखर उसे घर ले आया। घर आकर उसने रचना को दवाई दी और बेड पर लेटने को कहा। वो अच्छे बच्चे की तरह शेखर की हर बात मानती थी। वो लेट गई तो शेखर उसे थोड़ा आगे करके उसके सर के पास बैठकर उसका सिर दबाने लगा। रचना के अंदर एक गुब्बार सा भरा पड़ा था। शेखर के हाथ लगाने से ही वो रो पड़ी। शेखर ने उसकी आंखें साफ की और पूछा, क्या हुआ रचना? क्या बाद में भी कोई कुछ बोला? पर रचना कुछ कहने की वजह उठकर उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। शेखर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसकी पीठ सहलाने लगा। उसने सोचा कि इसे रो लेने देता हूँ। वो बोला, रो लो, आज जितना रोना है रो लो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। वो शेखर को और कसती जा रही थी और वो उसे प्यार से सहला रहा था। रचना जी भर कर रोई। फिर जब वो शांत हो गई तो शेखर को लगा कि रचना की पकड़ ढीली पड़ गई है। उसने धीरे से रचना को आगे किया तो वो उसकी बाहों में झूल गई। उसने देखा कि वो सो गई थी। उसने आराम से उसे बेड पर लिटाया, उस पर चादर उड़ा दी। कुछ देर उसके पास बैठकर उसे देखता रहा। उसने उसके चेहरे से बाल पीछे किए और उसके शांत चेहरे को देखने लगा। उसने देखा वो गहरी नींद में सो गई है तो वो उठा। उसने उसके माथे पर किस किया और बाहर आ गया।
वो स्टडी रूम में आकर सोचने बैठ गया। वो सोच रहा था कि उसे क्यों रचना के दर्द से अपने सीने में दर्द महसूस होता है, क्यों दिल करता है कि इसे खुश रखूं, क्यों मैं हर पल उसके बारे में सोचता हूँ। उसने सोचते सोचते अपना फ़ोन निकाला और हर्ष को फ़ोन किया। फ़ोन मिलते ही हर्ष की आवाज़ आई, हेलो शेखर, क्या हाल है, सब ठीक तो है? शेखर बोला, हर्ष, दिल कुछ आज परेशान सा था तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। क्यों, क्या हुआ? रचना ठीक है? हर्ष बोला, हाँ रचना तो ठीक है, असल में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। रचना दुखी होती है तो मेरा दिल भी दुखी होता है, वो खुश होती है तो मेरा दिल भी खुश होता है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे देखता हूँ तो दिल करता है कि उसे गले लगा लूँ, पास नहीं होती है तो उसकी बातें याद करता रहता हूँ। शेखर बोला, यार बधाई हो, तुझे प्यार हो गया है। ये सारे लक्षण प्यार नामक बीमारी के हैं, इसमें बुरी बात तो कोई नहीं है। वो तेरी पत्नी है, अपनी पत्नी को प्यार करना अच्छी बात है। तू कंफ्यूज क्यों है? हर्ष बोला, नहीं कंफ्यूज नहीं हूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे उससे प्यार भी हो सकता है। देख, अपने दिल को समझा, एक जगह पर टिका। तान्या तेरा पास्ट थी, उसने कभी तेरे लिए कुछ नहीं किया, हमेशा तू ही उसके लिए करता आया है। प्यार इस तरह नहीं होता। कितनी देर हो गई तान्या से बात किए हुए? हर्ष बोला, मुझे याद नहीं है, पर शायद 7 महीने हो गए होंगे। मैंने उसे कहा था कि वो बात करे, हर बार मैं ही क्यों करूं? उस दिन के बाद मैंने फ़ोन नहीं किया और उसका भी नहीं आया। हर्ष, मैंने शादी के वक्त सोचा था कि कंपनी की चेयरमैनशिप मिलने के बाद रचना को तलाक दे दूंगा, लेकिन रचना को मिलने के बाद महसूस हुआ कि वो मेरे परिवार के लिए इतना कर रही है तो मैं कम से कम उसे तब तक तलाक नहीं दूंगा जब तक वो मेरे साथ खुश है। मैंने तान्या के बारे में सोचना भी छोड़ दिया। रचना मेरी पत्नी है और तान्या से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे रचना के साथ अपनी शादी निभानी है। शेखर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। रचना सच में बहुत अच्छी है। दीदी, दादाजी सभी कह रहे थे कि तुम्हें उससे प्यार हो ही जाएगा। सुनो, कल को अगर तान्या आ भी जाती है तो तुम रचना को चुनना। हर्ष बोला, हाँ, अब तो रचना के बिना मेरा जीना भी मुश्किल है। तू शायद ठीक कह रहा है, मुझे उससे प्यार हो गया है। मुझे एहसास ही नहीं था, तूने बताया तो समझ आया। तू देखना मैं उसे कितना खुश रखता हूँ। शेखर खुश हो गया था। उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो वापस बेडरूम में आया। रचना अभी भी आराम से सो रही थी। शेखर उसके पास खड़े होकर उसे देखने लगा। सच में ये प्यार करने के लायक है, इसे कैसे कोई प्यार न करे, ये है ही इतनी प्यारी। वो उसे देखता रहा, फिर खुद भी आराम से धीरे धीरे लेट गया। जब रचना उठी तो शाम हो गई थी। उसने देखा उसके पास कोई नहीं था। उसने सोचा कि उसे सपना आया होगा कि शेखर उसके पास है। वो उठकर नीचे आई, वहाँ कोई नहीं था। उसने आंटी से पूछा तो वो बोली, सर तो बहुत पहले ही चले गए थे। वो कह गए थे कि आपको बता दूं कि कंपनी में ज़रूरी काम पड़ गया है तो वो वहाँ गए हैं। आपके लिए चाय बना दूं? हाँ बना दीजिए, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। वो आज दिन भर की बातें याद करती रही। उसे शेखर का उसके लिए खड़े होना याद आ रहा था। वो मन ही मन खुश थी कि शेखर ने खुद ही सबको बता दिया कि वो दोनों शादीशुदा हैं। अब कोई मुझे तंग नहीं करेगा। चाय पीने के बाद वो कपड़े बदल कर शेखर का इंतज़ार करने लगी। शेखर आया तो आते ही वो सीधा रचना के पास आया। फिर उसने माथे को हाथ लगा कर देखा, कहीं बुखार तो नहीं है। फिर बोला, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब काफ़ी ठीक है। आपका काम हो गया? रचना बोली, हाँ काम हो गया। वो कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाने थे, उन्हें टेस्ट करना था। किसी दिन तुम भी चलना कंपनी में, आखिर सबसे ज़्यादा शेयर तो तुम्हारे पास है, कंपनी की मालिक हो तुम। शेखर बोला, ना बाबा, मुझे इस सब से क्या लेना। आपकी कंपनी, आपको मुबारक। मुझे तो बस अपनी पढ़ाई तक मतलब है, आप बस मेरी पढ़ाई पूरी करने देना। रचना बोली, पढ़ाई तो ज़रूर करा दूंगा, पर अगर कंपनी में काम करती रहोगी तो एक्सपीरियंस भी तो होगा, फिर पढ़कर भी तो तुम्हें कंपनी ही संभालनी है। शेखर बोला, नहीं, मैं कोई और काम करूंगी, मैं कंपनी में नहीं जाऊंगी। रचना बोली, अच्छा फिर तुम क्या करोगी? शेखर ने कहा, मैं खुद का कोई काम करूंगी, जैसे बुटीक या फ्लावर अरेंजमेंट, कुछ ऐसा ही। रचना बोली, चलो जो तुम्हारा दिल करे कर लेना। शेखर ने रचना को कंधे से पकड़ कर कहा। फिर उसने रचना को बोला, रचना कोई मूवी देखने चलें? रचना बोली, आज नहीं, कल छुट्टी है, कल चलें?
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, शेखर ने कहा। फिर दोनों बैठकर बातें करते रहे। रात को रचना कपड़े बदलने गई। शेखर अकेला बैठा सोच रहा था कि उसे रचना की आदत सी हो गई है। वो बात करते वक्त उसका हाथ पकड़ लेता। वो हर वक्त उसे देखता रहता था। वो सोचने लगा कि ये कितना अच्छा एहसास है, मैं रचना से प्यार करने लगा हूँ। पता नहीं रचना भी करती है या नहीं। रचना कपड़े बदल कर आ गई। उसे अपने ख्यालों में खोया देखकर उसके पास आई और बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। पहले जब तुम नहीं थी तो सब ठीक था। अब तुम्हारे बिना कुछ करना अजीब लगता है। तुम पास होती हो तो सब अच्छा लगता है। इसका मतलब यह है कि आप हमारे रिश्ते को समझने लगे हैं। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। दो अनजाने लोग शादी के बाद रिश्तों में बंध जाते हैं, फिर वो एक दूसरे की आदत बन जाते हैं और वो जन्म जन्म तक साथ रहते हैं। रचना बोली। रचना, तुम बहुत ही समझदार हो, बड़ी अक्ल वाली बातें करती हो। किसने बताया तुम्हें ये सब? शेखर बोला। ये तो आम बात है, दादी बताया करती थी। फिर माँ भी यही बताती थी कि जब शादी होती है तो दो अनजान लोगों के बीच होती है, लेकिन धीरे धीरे आपस में प्यार हो जाता है। प्यार नहीं होता तो कम से कम पसंद तो करने ही लगते हैं। रचना बोली। अच्छा, तो तुम्हारा अपने रिश्ते के बारे में क्या कहना है? शेखर ने आंखों में शरारत भर के बोला। अपना रिश्ता अच्छा है, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। रचना बोली। क्या बस इज्जत करते हैं, पसंद या प्यार नहीं करते? शेखर ने फिर पूछा। वो मुझे क्या पता, आपको ही पता होगा। रचना का मुंह शर्म से लाल हो गया था। वो शर्मा कर बोली, मुझे तो पता है। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। तुमने तो अपने बारे में बताया ही नहीं। शेखर ने उसका हाथ पकड़ कर कहा। रचना मुंह नीचे करके बोली, मुझे भी आपकी आदत हो गई है। आप अच्छे हैं, मुझे पसंद है। सच कह रही हो? आंखों में आंखें डाल कर कहो। शेखर ने उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा। रचना शर्मा गई और शेखर से लिपट गई। वो बोली, मुझे शर्म आती है। शेखर ने उससे गले से लगा लिया और मुस्कुरा दिया। अगले दिन सुबह शेखर तैयार होकर कंपनी चला गया। वो रचना को बोल गया कि दोपहर को कंपनी आ जाना। रचना लंच करके दोपहर को कंपनी चली गई। उसे नीचे ही रिसेप्शन पर रोक लिया गया। रचना ने कहा कि वो शेखर से मिलने आई है, लेकिन यहाँ शेखर के पीछे कई लड़कियाँ रोज आती थी उससे मिलने। इसलिए उसने रिसेप्शनिस्ट को ऑर्डर दिया कि वो किसी लड़की को मेरे पास न आने देना। रिसेप्शनिस्ट ने रचना को कहा, वो देखो, वो सारी लड़कियां शेखर सर से ही मिलने आई हैं और ये आज नहीं रोज़ ही होती हैं। देखो, मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ। कहकर रचना ने शेखर को फ़ोन मिलाया। शेखर मीटिंग में था, फ़ोन साइड में ऑफ करके रखे पड़े थे। रचना ने 2 बार फ़ोन किया पर फ़ोन बंद आ रहा था। रिसेप्शनिस्ट हंसी और बोली, यहाँ सभी ऐसा ही कहती हैं, आप भी वहीं जाकर बैठ जाइए, जब सब फ्री हो जाएंगे तो आ जाएंगे। रचना दूसरी लड़कियों के साथ जाकर बैठ गई। सभी लड़कियां एक से एक बनकर आई हुई थी। क्या कपड़े, क्या मेकअप, सब एक दूसरे से महंगा। एक रचना ही उनके बीच सिंपल लग रही थी। सब उसे देखकर मुंह चिढ़ा रही थी कि ये कहाँ से आ गई है। मीटिंग के बाद शेखर अपने रूम में आ गया। कुछ फाइल्स देखने के बाद उसने फ्री होकर अपना फ़ोन चेक किया। फिर उसने देखा कि रचना के 2 मिस कॉल आई थी। उसने उसी वक्त रचना को फ़ोन किया। रचना के साथ बैठी लड़कियां आपस में लड़ पड़ी थी। रचना ने फ़ोन उठाया। हेलो जी, मैं नीचे हूँ। आह, एक लड़की उससे टकराई। तू समझती क्या है, फटाक। साथ वाली लड़की ने दूसरी लड़की को थप्पड़ मारा। शेखर ने फ़ोन बंद किया और नीचे रिसेप्शन की तरफ भाग लिया। उसे लगा कि किसी ने रचना को थप्पड़ मारा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने रचना के लिए पहले ही रिसेप्शनिस्ट को क्यों नहीं बताया। वो नीचे पहुंचा तो वहां सभी लड़कियां आपस में धक्का मुक्की कर रही थीं। शेखर ने बीच में जाकर उन्हें हटाया। सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए थे। शेखर ने देखा उनमें रचना नहीं थी। तभी उसका फ़ोन बजा। रचना का ही था। उसने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं गेट के पास हूँ, रचना बोली। शेखर ने गेट के पास देखा। उसे रचना दिखी। वो भागकर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। सबकी नज़रें शेखर पर थी और अब सब हैरान होकर देख रहे थे कि ये तो किसी लड़की को देखता भी नहीं था। ये इस सिंपल सी लड़की को कैसे गले लगा रहा है? शेखर ने रचना को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? वो उसे रिसेप्शनिस्ट के पास ले गया और सबको संबोधित करते हुए बोला,
इसे ध्यान से देख लो, ये मेरी धर्मपत्नी है और इस कंपनी की मालिक है। आइंदा कोई इसके साथ ऐसा नहीं करेगा, ये इस कंपनी में कहीं भी आ जा सकती है। उसकी बात सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। जो लड़कियां वहां उसका वेट कर रही थी वो सभी धीरे धीरे बाहर जाने लगी। शेखर रचना को लेकर ऊपर चला गया। शेखर रचना को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सब उन्हें जाते हुए देख रही थी। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सर की पत्नी, सर ने शादी कब की? सर ने किसी को बताया क्यों नहीं? ऑफिस में आते ही शेखर ने उसे कुर्सी पर बिठाया और उसे पानी दिया। रचना ने पानी उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, पानी आप पीजिए, मुझसे ज़्यादा तो आप घबरा गए हैं। मैं इन मामूली बातों से नहीं घबराती और आप भी मेरे लिए निश्चिंत रहें, मेरा दिल बहुत मजबूत है, रचना बोली। शेखर ने थोड़ा पानी पीकर गिलास रख दिया तो वही गिलास उठाकर रचना ने पी लिया। ये आज पहली बार था जब रचना ने उसके जूठे गिलास से कुछ लिया हो। शेखर ने पहले उसे देखा, फिर गिलास को, फिर वो मुस्कुरा दिया। रचना ने टिफिन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं आपके लिए खाना लाई थी। शेखर ने उसे टिफिन लेकर खोल कर देखा। खाना देखकर उसकी भूख जाग गई। उसने पूछा, तुमने बनाया है? हाँ, मैंने सोचा मैं बना कर ले आती हूँ, बहुत दिन हो गए थे खाना नहीं बनाया था, सो आज बना लाई, रचना बोली। दोनों ने मिलकर खाना खाया, फिर वो बाहर चल दिए। शेखर नीचे आने तक उसके खाने की तारीफ करता रहा। वो लिफ्ट में भी बोलता रहा। लिफ्ट में खड़े दूसरे लोग सर नीचे करके हैरान ऐसे खड़े रहे मानो जम गए हों। उन्होंने शेखर को कभी हंसते नहीं देखा था। वो लोग लिफ्ट के दरवाजे में उसका चेहरा देख रहे थे। आदमी भी मान रहे थे कि वो हंसता हुआ और भी हैंडसम लगता है। वो जहाँ से गुजरता लड़कियां आहें भर रही थी। शेखर कार में बैठ गया। कार स्टार्ट करके उसने रचना से पूछा, तुम मुझे पूछोगी नहीं कि वो लड़कियां कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी? मैं क्यों पूछूं? अगर आपने बताना होगा तो आप अपने आप ही बता देंगे, रचना बोली। वो लड़कियां बड़े बड़े घराने की लड़कियां हैं, यहाँ मुझसे शादी कराने के चक्कर में रोज आती हैं। पहले तो मेरे ऑफिस तक आ जाती थी, फिर मैंने रिसेप्शनिस्ट को कह दिया कि किसी को ऊपर नहीं आने देना, इसलिए उन्होंने तुम्हें भी नहीं आने दिया। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मुझे तो दुख है, मेरी वजह से उन बेचारियों के सपने टूट गए। वो मुझे गालियां निकाल रही होंगी और आप भी सोच रहे होंगी कि रोज इतनी सुंदर लड़कियों के दर्शन होते थे। इसने आकर सब खत्म कर दिया, रचना ने हंसते हुए कहा। अरे बल्कि अच्छा हो गया, अब मुझे कंपनी से छुप छुप कर नहीं निकलना होगा, शेखर भी हंसते हुए बोला। वो लोग थिएटर में पहुंचे और सीधा अंदर चले गए। अंदर आते ही रचना हैरान, वहाँ कोई भी नहीं था। उसने पूछा, ये सब क्या है? शेखर जी, यहाँ अकेले हम क्यों हैं? क्योंकि मैंने सारा हॉल बुक करा लिया है, शेखर ने सेखी मारते हुए कहा। लेकिन ये ठीक नहीं है, सबके साथ देखने में मज़ा आता है, अकेले तो हम घर पर भी देख लेते, रचना ने मुंह बनाकर कहा। शेखर उठ कर गया और मैनेजर को कुछ कहा और वापस आकर बैठ गया। देखते ही देखते हॉल भर गया। शेखर ने रचना को कहा, अब खुश? मैंने मैनेजर को कहा कि मेरी शादी की खुशी में मैं सबको फ्री में फिल्म दिखा रहा हूँ। आने वाले आकर उन दोनों को शादी की बधाई दे रहे थे। कोई फूल दे रहा था तो कोई खाने के लिए कुछ देता। रचना ने खुशी से उसकी तरफ देखा। उन्होंने हाथों में हाथ लेकर सारी फिल्म देखी। वापसी में किसी मीडिया रिपोर्टर उनके पीछे लग गया। वहाँ से वो कपड़ों की दुकान में गए। शेखर ने रचना के लिए एक ग्रे गाउन लिया जिसमें पिंक कलर के फूल बने थे। रचना को देते हुए बोला, रचना ये पहन कर आओ। रचना एक आदर्श पत्नी की तरह उसकी हर बात मानती थी। वो ट्राई रूम में गई और गाउन पहन कर आई। शेखर उसे देखता ही रह गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल आकाश से उतरी अप्सरा लग रही थी। उसने पोनीटेल कर रखी थी। शेखर उसके पास गया और उसके बाल खोल दिए। उसके लंबे बाल खुलते ही कमर तक लहराने लगे। शेखर उसे देखता ही रह गया। रचना ने पूछा, कैसी लग रही हूँ? कहर ढा रही हो। फिर उसके पास जाकर कान में कहा, इतनी प्यारी लग रही हो कि दिल कर रहा है तुम्हें अभी गले से लगा लूं और फिर कभी ना छोड़ूं। उसकी बात सुनकर रचना शर्मा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चुपचाप उसके साथ चल दी। वो जैसे ही बाहर निकले, रिपोर्टर ने चोरी से उनकी फोटोज खींच ली। वो लोग झील देखने गए। शेखर उसका हाथ पकड़े घूमते रहे। हर गुजरने वाला उनकी तरफ देख रहा था। वो घर आए तो रात हो गई थी। शेखर ने आंटी को कह दिया था कि वो खाना खा कर आए हैं।
वो सीधे अपने कमरे में आ गए। रचना कपड़े बदलने जाने लगी तो शेखर ने उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपने गले से लगा लिया। फिर शेखर ने लाइट्स बंद कर दी। अगली सुबह रचना ने शेखर की बाहों में आंखें खोली। आज इतवार था, छुट्टी थी, पर शेखर ने तो जाना ही था। उसने शेखर को जगाया, पर वो फिर सो गया। रचना ने उसे याद कराया कि उसे आज किसी ज़रूरी मीटिंग में जाना है। कुछ देर बाद वो दोनों डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि उमा ने आकर अखबार देते हुए कहा, आज अखबार में आप दोनों की फ़ोटो छपी है। शेखर ने अखबार पकड़कर देखा। रचना भी उसके पीछे खड़े होकर देखने लगी। अखबार का पहला पेज उन दोनों की तस्वीरों से भरा पड़ा था। कंपनी में शेखर का उसे पकड़ना, फिर थिएटर में जाते हुए, फिर कपड़े की दुकान से निकलते हुए, झील में हाथों में हाथ लिए घूमते हुए। मतलब ये कि उनकी कल की सारी डिटेल्स उसमें थी। रचना ने डरते हुए पूछा, शेखर जी अब क्या होगा? अगर दादाजी ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे? और मेरे मम्मी पापा तो बहुत गुस्सा होंगे। शेखर हंस दिया। उसे रचना का मासूम चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। उसने रचना के माथे के बालों को छेड़ते हुए कहा, पगली, वो गुस्सा क्यों होंगे? हम कोई कॉलेज में पढ़ने वाले लबर थोड़े ही हैं कि चोरी से डेट पर गए और हमारी चोरी पकड़ी गई हो। हम तो शादीशुदा हैं, हम जहाँ भी चाहें घूम सकते हैं। बल्कि इसे देखकर तो दादाजी खुश होंगे कि उनके पोते और इसकी पत्नी में इतना प्यार है। और तुम्हारे मम्मी पापा तो और भी खुश होंगे कि उनका दामाद उनकी बेटी को कितना प्यार करता है। रचना को अब समझ आ गया। वो बोली, हाँ ये तो है ही। फिर शेखर ने उसे बाय किया और चला गया। रचना आज बहुत खुश थी। वो घर की साफ सफाई करने लगी। सफाई करती हुई फिर वो ऊपर वाले स्टोर में पहुंच गई। वो चीज़ झाड़ झाड़ के रख रही थी कि उसे वो गिरी हुई फ़ोटो मिली। उसने वो फ़ोटो देखी। अंदर अंधेरा था तो उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि शिखा दीदी की फ़ोटो है। उसने वो फ़ोटो साथ पड़ी एल्बम में रख दी। कमरा साफ करके वो वापस आ रही थी कि उसे एल्बम की याद आई। उसने सोचा, अभी बहुत टाइम पड़ा है, चलो थोड़ा एल्बम देख लेते हैं। वो एल्बम लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने एल्बम खोली तो वो शेखर की फ़ोटोज़ थी। उसके स्कूल टाइम की फ़ोटो थी। हर एक फ़ोटो में उसके साथ एक लड़की खड़ी थी। हर फोटो में वो साथ थी। रचना ने इन फोटोज़ में हर्ष को भी पहचान लिया। मुश्किल नहीं था, हर फोटो के नीचे नाम लिखे हुए थे। रचना ने उस लड़की का नाम पढ़ा, तान्या। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उन दोनों की नज़दीकियां भी बढ़ रही थी। फोटोज से साफ नज़र आ रहा था। पहले वो साथ खड़े थे, फिर हाथ पकड़ लिए, फिर हाथ कंधे पर आ गया, फिर बाह कंधे पर आ गई, फिर आंखों में आंखें डाल ली। रचना न समझते हुए भी सब कुछ समझ गई। स्कूल की फ़ोटोज़ के बाद उनके युवा समय की फ़ोटोज़ थी। उनमें उन दोनों के साथ हर्ष भी था। तीनों की उछलते कूदते खेलते हुए फ़ोटो थी। फिर इन दोनों की अलग भी कई फ़ोटोज़ थी जिसमें वो बहुत करीब लग रहे थे। एक फ़ोटो में वो लड़की शेखर के गाल को चूम रही थी। इस फ़ोटो ने रचना का भरोसा हिला दिया। ये क्या? इसका मतलब वो लोग दोस्त से कुछ ज़्यादा थे। वो सोच ही रही थी कि वो फ़ोटो जो बाहर गिर गई थी उसने वो देखी। उसमें वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। रचना ने फ़ोटो उल्टी करके रख दी। उसके पीछे कुछ लिख रखा था। उसने पढ़ा तो उसका रहा सहा भरोसा भी जाता रहा। फ़ोटो पर लिखा था, लव यू शेखर फ्रॉम तान्या। नीचे शेखर ने लिख रखा था, आई लव यू तान्या फ्रॉम ऑलवेज योर शेखर। रचना को शेखर की लिखावट पहचान थी। रचना को शेखर की लिखावट की पहचान थी। फोटो पर डेट भी छपी थी। ये उनकी शादी से 2 हफ्ते पहले की थी। रचना ने फ़ोटो उसी एल्बम में वापस रख दी। वो एल्बम को उसी कमरे में रख आई। आकर बेड पर लेटी तो उसे याद आया कि शेखर ने शादी के वक्त उससे कहा था कि उनमें प्यार तो है नहीं और वो कंपनी के लिए ये शादी कर रहा है और वक्त आने पर वो उसे तलाक दे देगा। रचना बहुत परेशान हो गई। तो क्या ये सब टूट जाएगा? जो कुछ हमारे बीच हुआ वो सिर्फ वक्त का छलावा था। उसे खुद पर काबू नहीं रहा। पर यह गलत है, उस लड़की के लिए भी और मेरे लिए भी। शेखर जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। शेखर जी ऐसे इंसान होंगे, एक साथ 2 लोगों को धोखा दे रहे हैं। कुछ सोचते हुए वो उठी। उसने नीमा को फ़ोन किया। हेलो नीमा, तुम मेरे पास आ सकती हो? आ जाओ, फिर बताती हूँ।
कुछ देर में नीमा वहाँ आ गई। रचना उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। नीमा भी घबरा गई। क्या हुआ रचना, रो क्यों रही हो? नीमा, वो शेखर जी। अरे अखबार की बात कर रही है तू? तो क्या हुआ? तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम्हारी घूमने की फोटो छप गई तो क्या हुआ? नीमा बोली। रचना वो एल्बम दोबारा उठा लाई थी। उसने वो एल्बम उसे दिखाई, साथ में वो फोटो भी उसे पकड़ा दी। नीमा ने थोड़ी एल्बम देखी, फिर वो फोटो देखने लगी। इसमें क्या है? उसने रचना को हौसला देने के लिए कहा। रचना ने फोटो पलट दी। नीमा के भी होश उड़ गए। ये सब क्या है? पर नीमा रचना की फ्रेंड थी, वो रचना को ऐसे नहीं दिखाना चाहती थी, सो वो बोली, बेवकूफ़, मुझे भी डरा दिया। इससे क्या होता है यार? शादी से पहले अगर जीजा जी इसे चाहते भी थे तो क्या हुआ? सबकी अपनी लाइफ होती है, लेकिन अब वो सिर्फ तुझे चाहते हैं। अगर वो तुझे न चाहते तो उस दिन कॉलेज में वो सब न करते, फिर इस तरह अखबार में तेरे साथ तस्वीर छपने से डरते, वो तुझे बाहर ही नहीं लेकर जाते। पगली कहीं की, ऐसी भी कोई रोता है? देख, जो बीत गया उसे भूल जा, इन फोटोज की तरह स्टोर में फेंक दे। अगर यही नहीं इतनी खास होती तो यहाँ बेकार के सामान में नहीं पड़ी होती। तू बस याद रख कि वो तुझे प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ, पर ये दिल बहुत डरता है। अब मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। अगर कल को उन्होंने मुझे तलाक दे दिया तो मैं क्या करूँगी? रचना रोती हुई बोली। तू पागल हो गई है क्या? वो तुझे तलाक क्यों देंगे? तुझे अपने प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? तू जीजा जी को इतना प्यार दे कि वो उसे भूल जाए। बिल्कुल भी। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। नीमा की बातों ने रचना को बहुत हिम्मत दी। उसने नीमा को गले लगा लिया। नीमा ने उसकी पीठ थपथपाई और बोली, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत करना। नीमा ने कह तो दिया, पर वो खुद घबरा गई थी कि क्या होगा अगर रचना का डर सच हो गया तो। नीमा ने अपना डर रचना पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने कहा, देख, शक बड़े बड़े रिश्ते बर्बाद कर देता है, और फिर ये तो है भी बेबुनियाद। तू ऐसा कर, ये एल्बम वहीं रखा और इसका जिक्र भी मत करना जीजा जी से। जीजा जी से तो क्या, किसी से भी मत करना, तुझे सब प्यार करते हैं। शिखा दीदी, डेविड, हर्ष भैया और दादाजी सब तुझे कितना मानते हैं। तुझे डरने की क्या ज़रूरत है? जीजा जी आए तो वैसे ही रहना जैसे पहले रहती है, जैसे तूने ये एल्बम देखी ही नहीं हो। समझी मेरी बात? हाँ, समझ गई। अच्छा बता, क्या खाएगी? रचना बोली। खाऊंगी भी, पहले अपना घर तो दिखा। इतना बड़ा घर है, तू रहती कैसे है इसमें? पहले पहले अजीब सा डर लगता था, डर भी लगता है अब भी, लेकिन अब आदत हो गई है। रचना बोली। देखा, ये जो तेरी आंखों में चमक है ना, यही प्यार की निशानी होती है। नीमा बोली। रचना ने उसे सारा घर दिखाया। नीमा बोली, बाप रे, इतना बड़ा घर, तू इसे साफ कैसे करती है? बहुत मुश्किल होती होगी ना? अरे नहीं, मैं साफ नहीं करती, साफ करने के लिए नौकर हैं। तुझे पता है कितने नौकर हैं? देख, सफाई के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग, बर्तनों के लिए अलग, और फिर खाने के लिए अलग, गार्डन के लिए अलग। इतने नौकर। इन सब के ऊपर उमा आंटी है, वो इन सबको संभालती हैं। वो सबका काम देखती हैं कि ठीक से कर रहे हैं या नहीं। ये भी मुझे नहीं देखना पड़ता, वो खुद ही सब सेट कर देती हैं। रचना ने बताया। क्या? नीमा ने हैरानी से कहा। यार, इतने लोगों को तो पैसे भी बहुत देते होंगे। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं। ये सब यहीं रहते हैं? नीमा ने पूछा। नहीं, सब 7 बजे तक रहते हैं और आंटी 9 बजे हमें खाना देकर चली जाती हैं। रचना, सच में तुम कितनी किस्मत वाली हो, नीमा बोली। उसके बाद वो गेस्ट रूम में आकर आराम करने लगी। नीमा ने उससे पूछा, अच्छा बता, तुम्हारा रिश्ता कहाँ तक पहुँचा? उसकी बात सुनते ही रचना शर्मा गई। वो बात घुमाती हुई बोली, पहुँचना कहाँ है, इसी घर में ही रहेगा। रिश्ता है कोई, बस थोड़े ही है। अच्छा जी, अब तुझे बातें भी आ गई है। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं कहकर वो उसे गुदगुदी करने लगी। रचना उससे मिन्नतें करने लगी, नीमा छोड़ दे, प्लीज छोड़ दे। उसकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। वो लोग इसी तरह मस्ती करती रहीं। दोनों अपनी बातों में लगी थी कि शेखर का फ़ोन आया। हेलो, क्या कर रही हो? वो नीमा आई हुई है, उसी से बातें कर रही हूँ। चलो, अच्छा है। अच्छा सुनो, वो पहली बार आई है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना, या मेरे आने तक रोक लेना। शेखर बोला। ठीक है, कहकर फ़ोन बंद कर दिया। नीमा ने पूछा, क्या बोले जीजा जी? कह रहे थे मेरी साली आई है, मैं भी आ रहा हूँ, रचना ने हंसते हुए कहा। रचना को ऐसे खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर नीमा एक बार फिर सोचने लगी, हे भगवान, इसकी हंसी को किसी की नज़र न लगे, इन दोनों की जोड़ी ऐसी ही बने रहे, उसके दिमाग का डर कभी सच ना हो।
नहीं तो। यह सोचकर ही नीमा की आंखों में आंसू आ गए। रचना ने पूछा, क्या हुआ? वह बोली, कुछ नहीं, यह तो खुशी के आंसू हैं। तुझे इतना खुश देखकर आंखों में आ गए। नीमा और रचना एक दूसरे के गले लग गईं। क्या रचना और नीमा का डर सच हो जाएगा? क्या शेखर की जिंदगी में तान्या वापस आ जाएगी? शेखर जैसी सोने की मुर्गी को अपने हाथ से जाता देख तान्या कौन सी चाल चलेगी? क्या रचना की ज़िंदगी में तान्या नामक तूफान उसकी गृहस्थी को बर्बाद कर देगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।